नेक्स्ट हमारे पास है रिडबर्ग फार्मूला। रिडबर्ग फार्मूला है 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं 1 बाई लैम्डा क्या होता है, वेव नंबर। 1 बाई लैम्डा क्या है, वेव नंबर। जहां पर n1 और n2 दो ऑर्बिट हो गए, z एटॉमिक नंबर है, r जो है वो रिडबर्ग कांस्टेंट है, लैम्डा वेवलेंथ है और न्यू बार वेव नंबर है। r का वैल्यू हमारे पास है पर सेंटीमीटर में, पर मीटर में, और इसे को हमने ऐसे भी लिखा है पावर के फॉर्म में। हमें 1 बाई आर का वैल्यू याद रख लेना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाते वक्त ये यूज होंगे। 1 बाई आर इक्वल टू 1912 एंगस्ट्रम। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट लाइन। क्या कहा गया, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। एलएस क्या है यहाँ पर, लाइमन सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हमें कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो लास्ट लाइन के लिए मीनिंग हो गया कि लाइमन सीरीज में कहा गया है तो n का वैल्यू होना चाहिए 1, n1 का वैल्यू क्या होना चाहिए 1, और किसी भी स्टेज से आपको कहां तक आना वाला लाइमन सीरीज में 1 पर। तो लास्ट लाइन हमें मिलेगा n इक्वल टू इंफिनिटी से। तो n2 का वैल्यू क्या मिला हमको, इंफिनिटी, और n1 का वैल्यू मिला 1। हमें निकालना था फ्रीक्वेंसी, हमें निकालना क्या था, फ्रीक्वेंसी। तो हम रिडबर्ग फॉर्मूला को यूज करते हुए लैम्डा निकाल लेते हैं पहले। ओके, और लैम्डा निकालने के बाद हम इसे रिलेट कर लेंगे फ्रीक्वेंसी से। 1 बाई लैम्डा इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। n1 का वैल्यू 1 है और n2 यहां पर हो गया इंफिनिटी। 1 बाई इंफिनिटी दैट मीन्स 0 और 1 बाई n1 मीन्स 1 बाई 1। जेड का वैल्यू इस फॉर्मूला में हमको कितना रखना है 1, क्योंकि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम लिया गया है। तो हमें 1 बाई लैम्डा का वैल्यू क्या मिल गया, रिडबर्ग कांस्टेंट। अगेन म्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, सी इंटू 1 बाई लैम्डा, और 1 बाई लैम्डा का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है आर। 1 बाई लैम्डा क्या होता है, 1 बाई लैम्डा क्या कैलकुलेट किया आर, और आर का वैल्यू हमें पहले से मालूम है, सी होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट। मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर हो गया 3.29 into 10 to the power 15 पर सेकेंड। नेक्स्ट, कैलकुलेट द लैम्डा ऑफ थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज। इस बार क्या कहा गया, ब्रैकेट सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अगेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लिया है तो जेड का वैल्यू तो 1 ही होगा, और इस बार कहा है ब्रैकेट सीरीज। चलिए ब्रैकेट सीरीज में n1 का वैल्यू क्या रखते हैं और n2 का वैल्यू क्या रखते हैं। तो थर्ड लाइन कहा गया है, ब्रैकेट सीरीज कहा गया है, तो ब्रैकेट सीरीज में n1 का वैल्यू हो जाएगा 4, और फर्स्ट लाइन कहां पर मिलेगा, जब हम 5 से 4 पर लाएंगे। सेकेंड लाइन कहां पर मिलेगा, जब 6 से 4 पर आया जाएगा। थर्ड लाइन कब मिलेगा, जब 7 से कहां पर आया जाएगा 4 पे। तो n2 का वैल्यू में हमारे पास है, n1 का भी वैल्यू हमारे पास है। एक बार फिर से रिडबर्ग फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे, और लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 21667 एंगस्ट्रम। ओके, n1 का वैल्यू हमको रख देना 4 का स्क्वायर, और n2 का वैल्यू रख देना 7 का स्क्वायर। कैलकुलेट करने के बाद हमको क्या मिल गया 21667 एंगस्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, सॉरी
द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज इज 15200 per centimeter. The wave number of first line of Balmer series, फिर से क्या पूछा गया? बाल्मर सीरीज में, लेकिन इस बार स्पीसीज बदल दिया गया. ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं. इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम 7 to फर्स्ट ऑर्बिट. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से मूव किया गया? 7th ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट बाय ट्रांजिशन इन मल्टीपल स्टेट्स. फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन स्पेक्ट्रम. तो हमें टोटल लाइंस कहा गया है, तो टोटल लाइंस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2. यहाँ पर n2 का वैल्यू हो गया 7 और n1 का वैल्यू हो गया 1. 7 माइनस 1 इंटू 7 माइनस 1 प्लस 1 बाई 2, दैट इज 21 लाइन्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम एन एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट. एक्साइटेड स्टेट से कहाँ लाना है इलेक्ट्रॉन को? ग्राउंड स्टेट पर. इन हाइड्रोजन एटम. किस एटम के लिए कहा गया? हाइड्रोजन एटम के लिए. इन वन और मोर स्टेट्स गिवन राइज टू 5 लाइन्स. कितने लाइन्स मिल रहे हैं? 5 लाइन्स इन यूवी रीजन of the spectrum. How many lines does this transition produce in infrared region of spectrum? एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कराया गया है एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर हाइड्रोजन एटम के लिए 1 और मोर स्टेट्स में, तो 5 लाइन्स मिला है हमको. अगर इसी तरह के ट्रांजिशन कराया जाए इंफ्रारेड रीजन में, तो हमें कितने लाइंस मिलेंगे, ये क्वेश्चन. तो यहाँ हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि एक्साइटेड स्टेट से किस स्टेट में लाया गया? ग्राउंड स्टेट में. और जब कोई ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन आता है तो वो कौन सा सीरीज होता है? लाइमन सीरीज. और लाइमन सीरीज कहाँ दिखता है हमें? यूवी रीजन में. क्वेश्चन के हिसाब से हमको कितना मिल रहा है? 5 लाइंस. इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 6th ऑर्बिट टू 5th ऑर्बिट पर आ रहा होगा. 6th ऑर्बिट टू 5th ऑर्बिट, क्योंकि लाइमन सीरीज में हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ लाइंस कैसे निकालते हैं? n2 माइनस n1. नंबर ऑफ लाइंस क्या हो जाएगा? n2 माइनस n1. और 5 लाइंस मिला है क्वेश्चन में. कितने लाइंस है? 5 लाइंस. दैट मीन्स n2 माइनस 1 इक्वल टू 5. तो n2 का वैल्यू कितना हो गया? 6. अब हमें 6th ऑर्बिट से n इक्वल टू 6 से किस रीजन में जाना है? इंफ्रारेड रीजन में. और इंफ्रारेड रीजन में कौन कौन से होते हैं? इंफ्रारेड रीजन में कौन कौन सा है? तो हमारे पास पास्टन सीरीज है, ब्रैकेट सीरीज है, पीफन सीरीज है. पास्टन सीरीज, पीफन सीरीज और ब्रैकेट सीरीज. तो नंबर ऑफ लाइंस पास्टन सीरीज में हो जाएगा 6 माइनस 3 इक्वल टू 3. दैट मीन्स n2 माइनस 3. n2 माइनस 3. n2 का वैल्यू कितना है? 6. 6 माइनस 3 इक्वल टू 3. यहाँ ब्रैकेट सीरीज में रखेंगे हम n2 माइनस 4. दैट मीन्स 6 माइनस 4 इक्वल टू 2. पीफन सीरीज में हम लिखेंगे n2 माइनस 5. दैट मीन्स 6 माइनस 5 इक्वल टू 1. तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस हमें इंफ्रारेड रीजन में कितना मिल गया? ये तीनों इंफ्रारेड रीजन का. दैट मीन्स 3 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 6 लाइन देखने को मिलेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. In hydrogen atom, if electron moves from the nth orbit to first orbit. हाइड्रोजन एटम के लिए इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन कहाँ से कराया गया? nth ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट की तरफ. और मल्टीपल स्टेट्स में टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑब्जर्व इन ए स्पेक्ट्रम आर 10. कितने लाइन मिल गए हमको? 10. देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n. Then find out value of n. अब सबसे पहले हाइड्रोजन के लिए कहा गया, ये बात सही है. कितने लाइंस मिले हैं? तो 10 मिले हैं. कहाँ से लाया गया है? तो nth ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट की तरफ. nth ऑर्बिट से फर्स्ट की तरफ. तो अगेन हम फार्मूला लगा देंगे टोटल नंबर ऑफ लाइंस इक्वल टू n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2.
टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितने हो गए 10। कहाँ से लाया गया इलेक्ट्रॉन को n ऑर्बिट से, दैट मीन्स n2 का वैल्यू हो गया n और n1 का वैल्यू कितना हो गया 1। इस फॉर्मूला में हम रख दिए n2 की जगह पर n और n1 की जगह पर 1। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया n स्क्वायर माइनस n प्लस 20 सॉरी n स्क्वायर माइनस n माइनस 20 इक्वल टू 0। फैक्टर सॉल्व किए तो n का दो वैल्यू मिला, n इक्वल टू 5 और n इक्वल टू 4, n इक्वल टू -4, n इक्वल टू -4। तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव वैल्यू जो है, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट के लिए नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग n का वैल्यू 5 कंसीडर करेंगे। अब हम देखते हैं बोर मॉडल के क्या कमियां हैं। तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए ये स्पेक्ट्रम लाइन को डिफाइन नहीं कर पाता है, साथ साथ ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है स्प्लिटिंग को जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो। जब किसी स्पेक्ट्रल लाइन को हम मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उस स्पेक्ट्रम लाइन के अंदर फिर से स्प्लिटिंग होने लगता है, इसे वो समझा नहीं पाता। जब उस लाइन को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो वहां पर हम स्टडी करेंगे जीमान्स इफेक्ट को, और जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो हम वहां पर स्टडी करते हैं स्टार्क इफेक्ट को। तो जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को बोर्स मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। नेक्स्ट हमारे पास है वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। वेव मैकेनिकल मॉडल में हम पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। इसे हम कहेंगे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को समझने के लिए हम डी ब्रॉगली के प्रिंसिपल को स्टडी करते हैं। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, wavelength is inversely proportional to momentum. Lambda equal to h by p. H is Planck constant and p is momentum of electron. Momentum of electron also defined as mass of electron into velocity of electron. That means lambda equal to h by mv. Here lambda decreases if mass increases because the inversely proportionality is here. Again lambda decreases when velocity increases. Again lambda decreases when momentum increases. एक फॉर्मूला हम देखते हैं 2 पाई r इक्वल टू NH बाई mv। 2 पाई r इक्वल टू NH बाई mv। इसे हम इस तरह से समझते हैं। बोर ने अपने पोस्टुलेट्स में कहा था कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, क्वांटाइज होता है। दैट मीन्स mvr इक्वल टू NH बाई 2 पाई। अब इस 2 पाई को r के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखते हैं 2 पाई r इक्वल टू NH बाई mv, जो यहां पर लिखा हुआ है 2 पाई r इक्वल टू NH बाई mv। इस mv को हमने क्या लिख दिया, मोमेंटम। तो 2 पाई r इक्वल टू NH बाई mv इक्वल टू NH बाई p, और h बाई p क्या होता है, h बाई p होता है लैम्डा। तो हम इसमें लिख दिया 2 पाई r इक्वल टू n लैम्डा। दैट मीन्स लैम्डा क्या हो जाएगा, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हमें क्या देगा,
ऑर्बिट्स 2 पाई आर, ऑर्बिट का सर्कमफ्रेंस। इसका मतलब है कि अगर किसी सर्कमफ्रेंस को हम देखते हैं, किसी ऑर्बिट का सर्कमफ्रेंस को देखते हैं, तो उसमें लैम्डा क्या हो जाएगा, इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएगा। जैसे हम यहां से कंसीडर करते हैं, तो ये हो गया 1 लैम्डा, यहां तक 2 लैम्डा, यहां तक 3 लैम्डा, ये 4 लैम्डा और ये 5 लैम्डा से हमारे पास क्या हुआ, एक पूरा सर्कमफ्रेंस बना। इसी तरह से अगर 6 लेंगे तो वो किसी दूसरे सर्कमफ्रेंस को बनाएगा, 7 लेंगे तो वो किसी दूसरे सर्कमफ्रेंस का बनाएगा। कभी भी 5.5 लैम्डा से आप एक सर्कमफ्रेंस को नहीं बना सकते। इसलिए कहा गया कि लैम्डा का वैल्यू हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल कहता है it is impossible to measure simultaneously the exact position and exact momentum of body as small as electron। अगर बॉडी हमारे पास बहुत छोटा हो जैसे कि इलेक्ट्रॉन, तो एक साथ में साइमल्टेनियसली उसका एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम को हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। अगर बॉडी काफी छोटा हुआ है इलेक्ट्रॉन जैसा, तो एक ही समय में उस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और उस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम वी कैन नॉट डिटरमाइन। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं F इंटू चेंज इन टाइम इंटू चेंज इन पोजीशन should be greater than equal to h/4 pi। इन दोनों को अगर मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू टाइम, दैट मीन्स मोमेंटम, फोर्स इंटू टाइम मोमेंटम, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एनर्जी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एनर्जी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एनर्जी और टाइम को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ओके, इस फोर्स को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड नॉट बी डिफाइंड साइमल्टेनियसली। हियर h इज प्लैंक कांस्टेंट। अगर हम x का वैल्यू 0 कर दे तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। और साथ साथ अगर हम अनसर्टेनिटी वेलोसिटी में 0 कर दे तो उस समय अनसर्टेनिटी पोजीशन में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। h/4 पाई का वैल्यू हमें न्यूमेरिकली लर्न करके रखना है, 0.527 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब कुछ फॉर्मूले हैं जिन्हें हम डायरेक्टली याद रखेंगे। डी ब्रॉगली वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन। लैम्डा इक्वल टू h/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, लैम्डा इक्वल टू h डिवाइडेड बाय √2m काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ये फॉर्मूला इस तरह से आया है कि हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। यहां से आप mv का वैल्यू निकाल लेंगे जो क्या आ जाएगा, √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ओके, जब चार्ज पार्टिकल जो q चार्ज का q कूलम्ब चार्ज कैरी कर रहा हो और उसको एक्सेलरेट कर दिया गया हो किसी पोटेंशियल डिफरेंस v में, जब कोई चार्ज पार्टिकल q चार्ज को लेकर के एक्सेलरेट करा दिया गया हो v पोटेंशियल में, तब हम लैम्डा इक्वल टू लिख सकते हैं h डिवाइडेड बाय √2m काइनेटिक एनर्जी। और चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट किया जाता है v पोटेंशियल के अंदर में, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाता है q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा h डिवाइडेड बाय √2m
Q इंटू V। V यहां पर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर यही वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट किया जाए तो लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 150 V अंडर रूट। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग should be wavelength of electron if its mass 9.1 into 10 to the power minus 31 kg and its velocity is 1/10 of that of light and the value of Planck constant is 6.6252 into 10 to the power minus 34 joule second। वेलोसिटी कितना दिया है? 1/10 ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो 1/10 इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट मीन्स 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, जो हो गया कितना? 3 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड। लैम्डा से इक्वेट करना है क्योंकि हमको कैलकुलेट क्या करना है? लैम्डा। लैम्डा इक्वल टू h बाई एम सी। लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम सी। h का वैल्यू हमें मालूम है 6.625 × 10 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है 9.1 × 10 पावर माइनस 31 kg और c का वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। कैलकुलेट के बाद हमें मिल जाएगा 2.426 × 10 पावर माइनस 11 मीटर, जो ऑप्शन के हिसाब से सी करेक्ट है। Calculate the uncertainty in position. Calculate the uncertainty in position of a particle when uncertainty in momentum is 1 × 10 to the power minus 3 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड और दूसरी बार अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम क्या है? 0। दो बार अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का वैल्यू दिया गया है। अब पूछ रहा है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, तो अगर अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ले लेते हैं 1 × 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड और h का वैल्यू हमें मालूम है 6.626 × 10 टू द पावर माइनस 34, लेकिन यहाँ पर ग्राम सेंटीमीटर यूनिट रखा है जो सीजीएस यूनिट है, तो इस बार हमें h का सीजीएस यूनिट रखना होगा। तो सीजीएस यूनिट कितना है? 6.62 × 10 टू द पावर माइनस 27 अर्ग सेकेंड और पाई का वैल्यू हम पहले से जानते हैं 3.142। अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा x इंटू डेल्टा p शुड बी ग्रेटर देन h बाई 4 पाई। चेंज इन uncertainty in position and uncertainty in momentum should be greater than equal to h by 4 pi। अगर हम uncertainty in position कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा h by 4 pi into 1 by uncertainty in momentum। अगर हम सबका वैल्यू रख दे तो हमें uncertainty in position मिल जाएगा 0.527 into 10 to the power minus 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें uncertainty in momentum रखना है 0। एक बार हम और इस फॉर्मूला का यूज करते हैं और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम को 0 कर देते हैं, तो इससे हमें अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ क्रिकेट बॉल हैविंग मास 150 ग्राम। इस बार क्रिकेट बॉल में अनसर्टेनिटी निकालना है, क्रिकेट बॉल के वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी निकालना है जब उसका मास कितना हो 150 ग्राम। और इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इन द ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम मीन्स 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। अनसर्टेनिटी कितना हो गया? 1 एंगस्ट्रम मीन्स 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। तो हम लिख सकते हैं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम शुड बी ग्रेटर देन h बाई 4 पाई। और इस अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम को हम लिख सकते हैं m इंटू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, क्योंकि मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब हमें वेलोसिटी में निकालना है तो इन सभी वैल्यू को क्या कर दे?
नीचे की तरफ, तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी हो जाएगा h डिवाइडेड बाय 4 पाई अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू m। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ले लिया गया 10⁻⁻10 और मास जो है क्रिकेट बॉल का रखा गया 150 ग्राम, इसको हम केजी में बदल करके रखेंगे तो कितना हो जाएगा 0.150 ग्राम। और इस तरह से हमें अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या मिल जाएगा 3.499 इंटू 10⁻24 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर से हम लोग सेल, सबसेल, ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में स्टडी करते हैं। किसी भी एटम के अंदर शेल, सबसेल, ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन के बारे में क्वांटम नंबर जो है वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे पाता है। हमारे पास कितने क्वांटम नंबर है 4 क्वांटम नंबर्स है। फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो किसने दिया वोर ने। पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंडिकेट करता है साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, कि ऑर्बिटल का साइज क्या होगा, दैट मींस रेडियस। इसी तरह हम लोग बोर्ड्स का रेडियस कैलकुलेट किए थे, डिफरेंट ऑर्बिट में एनर्जी कैलकुलेट किए थे, एंड डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह से इंफिनिटी तक लिया जाएगा। और एंगुलर मोमेंटम यह पहले ही से जानते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई, दैट इज n इंटू h बाई 2 पाई। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, इसको कैसे निकाला जाएगा 2n स्क्वायर से, कि किसी भी ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2n स्क्वायर। और ऑर्बिट के अंदर क्या होता है ऑर्बिटल्स। तो अगर हमें पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालो तो कितना हो जाएगा n स्क्वायर। जैसे पूछ लिया जाए कि सेकेंड ऑर्बिट है हमारे पास, सेकेंड ऑर्बिट कौन हो जाएगा n, तो सेकेंड ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, दैट मींस 2 टू द स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे सेकेंड ऑर्बिट के अंदर। इस तरह से पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ सबसेल कितना होगा किसी ऑर्बिट में, तो हम लिखेंगे n। जो n का वैल्यू होगा वही उस ऑर्बिट के अंदर में सबसेल का भी वैल्यू होगा। नेक्स्ट क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसे और भी नाम से जानते हैं सेकेंडरी क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर या फिर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल l से। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर समरफील्ड ने दिया। ये इंडिकेट करता है सबसेल को, सब ऑर्बिट को, सब लेवल को। इसका वैल्यू लिया जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से n-1 तक, अप टू n-1। और ये इंडिकेट क्या करेगा शेप ऑफ द ऑर्बिट, सबसेल लेवल, इस तरह से। अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं कि n का कोई वैल्यू लिया जाए, सपोज n इक्वल टू 4, तो वैल्यू ऑफ l क्या हो सकता है, वैल्यू ऑफ l क्या हो सकता है, तो 4 से पीछे सभी वैल्यू l के लिए पॉसिबल होंगे। तो 0, 1, 2, 3 l का क्या वैल्यू हो जाएगा 0, l का वैल्यू 1, l का वैल्यू 2, l का वैल्यू 3। 4 नहीं लेना है, 4 से एक पहले तक। जैसे मान लीजिए आपको 5 कहा जाए n का वैल्यू लेने को, तो आप l का वैल्यू लेंगे कहां तक 0 से 4 तक। जब l का वैल्यू 0 हो जाएगा तो वो s सबसेल को रिप्रेजेंट करेगा। l का वैल्यू 1 हो जाए तो वह p सबसेल को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से 2 होने पर d सबसेल को रिप्रेजेंट करेगा और 3 होने पर f सबसेल को रिप्रेजेंट करेगा। s को हम लोग स्फेरिकल कहते हैं, p को डम्बल शेप के अकॉर्डिंग और d को डबल डम्बल और f को कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसका नाम भी है S फॉर शार्प, P फॉर प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूज
and F for fundamental. Total number of electron in suborbit. इसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब ऑर्बिट इक्वल टू 2 इंटू 12 प्लस 1, जहां पर L क्या है? एजिमुथल क्वांटम नंबर. नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन सब ऑर्बिट, इसे कैलकुलेट किया जाएगा 12 प्लस 1 से. फिर से L क्या है? एजिमुथल क्वांटम नंबर. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ये हो जाएगा अंडर रूट L इंटू L प्लस 1 H बाई 2 पाई, और H बाई 2 पाई को हम फिर से लिख सकते हैं H क्रॉस. हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए ऑल सब सेल्स ऑफ ए सेल हैव सेम एनर्जी. जितने भी सब सेल है किसी सेल के, उसके सभी का वैल्यू क्या होगा? एनर्जी का वैल्यू इक्वल हो जाएगा. जैसे 2s और 2p का वैल्यू इक्वल हो जाएगा एनर्जी से, एनर्जी के टर्म में. 3s इक्वल हो जाएगा 3p इक्वल हो जाएगा 3d का. ऐसा सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए ही करेंगे. ओके. नेक्स्ट क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा m से, स्मॉल m से, गिवन बाय लिंडे. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिवन बाय लिंडे इंडिकेट करता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स को. ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस तरफ है, ओरिएंटेशन मीन्स. नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये हो जाएगा -L टू +L. जैसे L का वैल्यू अगर मान लो 2 हो, तो M का वैल्यू कैसे लिखा जाएगा? -2 -1 0 +1 +2, इस तरह से. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इक्वल टू 2 होगा. एक ऑर्बिटल के अंदर में हम मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन को रख पाएंगे, और ध्यान देने वाली बात है कि दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए. अगर हम p सब सेल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिफाइन करें तो हो जाएगा -1 +1 और 0. -1 +1 0. इसी तरह से d सब सेल के लिए अगर डिफाइन करें तो हो जाएगा -2 -1 0 +1 +2. स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल s से, गिवन बाय उलेनबेक एंड गॉडस्मिथ. वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर इक्वल टू ±12. अगर इलेक्ट्रॉन अप स्पिन में होगा तो हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे +12 से, और डाउनवर्ड स्ट्रीम में होगा तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे -1/2 से, हाफ. टोटल नंबर ऑफ स्पिन इन एन एटम, कि एक एटम के अंदर में कितना स्पिन है उसे कैलकुलेट किया जाएगा ±1/2 इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. हमेशा स्पिन जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ही आएगा, क्योंकि जो पेयर्ड में होगा उसके वजह से तो स्पिन कैंसिल हो जाएगा. स्पिन एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू अंडर रूट s इंटू s प्लस 1 h बाई 2 पाई. अगेन हम h बाई 2 पाई को h क्रॉस लिख सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्बिटल्स. ऑर्बिटल्स क्या होता है? तो स्पेस में 3 स्पेस में न्यूक्लियस के अराउंड, 3D स्पेस में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन के मिलने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी को हम लोग ऑर्बिटल्स कहते हैं. न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, न्यूक्लियस के अराउंड 3D स्पेस में इलेक्ट्रॉन की मिलने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी को क्या कहेंगे? ऑर्बिटल्स कहेंगे. ऑर्बिटल्स को हम लोग 3 सेट ऑफ क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे वो 3 क्वांटम नंबर चाहिए हमको
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा साई NLM। एग्जांपल जैसे 2px लिखा हुआ है, तो इसमें कौन कौन से क्वांटम नंबर है? तो यहाँ n का वैल्यू देख रहे हैं 2, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 हो गया। जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 हो गया तो L का 3 वैल्यू पॉसिबल है, -1, 0 और +1। px है इसलिए इसका वैल्यू कितना हो गया 1। और अगेन L का वैल्यू 1 है तो m का 3 वैल्यू पॉसिबल हो सकता है। -1, 0 और +1। हमने दोनों यहां पर केस ले लिया। 3DZ², तो n का वैल्यू हो गया 3, L का वैल्यू 2 है और m का वैल्यू 0 है। Psi320, साई से हम लोग ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं और n का वैल्यू 3 हो गया जो यहां दिख रहा है, L का वैल्यू 2 है और m का वैल्यू 0 है, जो क्या रिप्रेजेंट करेगा 3DZ²। नेक्स्ट नोड क्या होता है? तो इट इज अ पॉइंट, लाइन और प्लेन और सरफेस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0। जब इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी जिस जगह पर 0 हो जाएगी हम उससे क्या कहेंगे? नोड कहेंगे। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहेगी तो क्या कहेंगे? ऑर्बिटल्स कहेंगे। टोटल नंबर ऑफ नोड्स अगर निकालने को कहा जाए तो हम लिखेंगे n-1। क्या लिखेंगे? n-1। नोड्स दो तरीके के होते हैं, रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स। रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स। रेडियल नोड्स को स्फेरिकल नोड्स या नोडल सरफेस के नाम से भी जानते हैं। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स निकालने को कहा जाए तो हम लिखेंगे n-l-1 और एंगुलर नोड्स निकालने को कहा जाएगा तो हम लिखेंगे l। ध्यान रखने वाली बात है कि इंफिनिटी और न्यूक्लियस इन दोनों जगह पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं, तो इन दोनों को नोड कंसीडर नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n, l एंड m फॉर 7py। 7py ऑर्बिटल्स के लिए हमें n, l, m का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो n का वैल्यू यहां दिख रहा है 7, चूंकि p है इसलिए l का वैल्यू हो जाएगा 1, और जब l का वैल्यू 1 होगा तो m के 3 वैल्यू पॉसिबल हो सकते हैं, -1, 0 और +1। चूंकि py है इसलिए हम -1 और +1 दोनों कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। ये 3 सेट दिए गए हैं, इसमें से पहचानना है कि कौन है जो नॉट पॉसिबल। n का वैल्यू जब 2 होगा तो क्या l का वैल्यू 0 हो सकता है? बिल्कुल, 0, 1 दो वैल्यू पॉसिबल है। और जब l का वैल्यू 0 हो जाएगा तो m का केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल होगा, 0। यहां पर दिया है -1, इसीलिए नॉट पॉसिबल। ओके, n का वैल्यू जब 3 लिया जाएगा तो l के 3 वैल्यू पॉसिबल हो सकते हैं, 0, 1 और 2। l का वैल्यू 2 रखा है, सही है। और जब l का वैल्यू 2 आ गया तो m के 5 वैल्यू पॉसिबल है, -2, -1, 0, +1, +2। यहां पर 0 लिया, अभी भी पॉसिबल है। और जब m का वैल्यू 0 है तो s के 2 वैल्यू पॉसिबल हो सकते हैं, +1/2 और -1/2। यहां पर दोनों लिया गया है इसलिए ये पॉसिबल है। n का वैल्यू जब 2 है तो l का 2 वैल्यू पॉसिबल है, 0 और 1। यहां पर l का वैल्यू 3 लिया है इसलिए लिखेंगे नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब डिफरेंट ऑर्बिटल्स में हमें इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, उसके लिए रूल्स है अबाउ प्रिंसिपल। द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन शेल। जब भी इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा तो इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ शेल में भरा जाएगा। सेल में जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगा हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। ये सीक्वेंस है, इसे याद रखेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10,
4p6, 5s2, 4d10, 5p6, इस तरह से। एटलीस्ट हमें इतना तो याद रखना ही चाहिए यहां तक। नेक्स्ट रूल है n+l रूल। n+l रूल हम मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर अप्लाई करते हैं। जब सबसेल में n+l का वैल्यू लोएस्ट हो तो वो पहले भरा जाएगा। जैसे दो सबसेल आपके पास है, दोनों सबसेल में हम n+l को कैलकुलेट करेंगे और उसमें से जो छोटा होगा उसको पहले भरा जाएगा। जब दोनों सबसेल में n+l का वैल्यू सेम होने लगे तो हम इलेक्ट्रॉन उसमें पहले फेवर करेंगे भरना जिसमें n का वैल्यू छोटा होगा। जैसे यहां पर कैलकुलेट करते हैं n+l को, तो n तो है 2 और l कितना हो गया, l का वैल्यू यहां से मिलेगा 0, तो कितना हो गया 2। यहां से n+l जो है वो कितना है, n हो गया 2 और l है यहां पर 1, तो कितना हो गया 3। 2s और 2p की एनर्जी सेम होती है, लेकिन n+l वैल्यू 2s का छोटा हुआ इसलिए 2s को पहले भरा गया। और इसी तरह से हम यहां भी समझ सकते हैं n+l हमारा सबसे पहले छोटा होना चाहिए, पहले भरा जाएगा। अगर n+l वैल्यू सेम होने लगे तो हम इलेक्ट्रॉन को वहां भरेंगे पहले जहां n का वैल्यू छोटा होगा। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। Pauli exclusion principle states that no two electron in an atom can have same value of all 4 quantum numbers। कि एटम के पास कभी भी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है। That is, an orbital can accommodate maximum of 2 electron with opposite speed। एग्जाम्पल क्लोरीन का लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और यहां पर s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया अपोजिट स्पिन के साथ, फिर 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2p6 में भी 6 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से भरा गया। n का वैल्यू यहां पर 1 है, यहां पे 2, यहां पे 2, इसके लिए 3, इसके लिए 3, और l का वैल्यू s के लिए 0, s के लिए 0, p के लिए 1, s के लिए 0, p के लिए 1, और m का वैल्यू 0, 0, यहां पर 3 पॉसिबल हो जाएगा, -1, 0 और +1, यहाँ 0, यहाँ भी p के लिए 3 वैल्यू पॉसिबल है। और जितने भी m के वैल्यू होते हैं उन सब के लिए s के 2 वैल्यू पॉसिबल है, -1/2 और +1, यहां पर सबके लिए 2 वैल्यू। नेक्स्ट, Horn's rule of maximum multiplicity। Electrons are distributed among the orbitals of subcell in such a way as to give maximum number of unpaired electron with parallel spin। इलेक्ट्रॉन को इस तरह से सबसेल में अरेंज करना है कि हमें मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल सके, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल सके। अब बाहु प्रिंसिपल के कुछ एक्सेप्शंस भी है। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए क्रोमियम का, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4, जो कि रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। रॉन्ग होने का वजह है हाफ फील्ड और फुल फील्ड के बेसिस पर। हाफ फील्ड और फुल फील्ड हो जाने पर एटम्स के अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जनरेट हो जाता है, जिससे ये पार्शियल फील्ड अपने आप को हाफ फील्ड में कन्वर्ट कर लेता है। तो कैसे करेगा, यहां जो 4s2 है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो नीचे हम लोग इसको करेक्ट करेंगे 4s1 और 3d5 से।
इसी तरह से कॉपर 29 में हमें मिल जाएगा 4s2 3d9, वो भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, उसे करेक्ट करेंगे 4s1 3d10 से। एक क्वेश्चन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम 3+ आयन। तो हमने क्रोमियम 3+ आयन का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। यहां इलेक्ट्रॉन 3d से ना निकाल करके पहले किससे निकाला गया है? 4s से। इसका मतलब है कि 4s जो है आउटर ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले आउटर ऑर्बिटल से निकाला जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाला गया। तो हमारे पास 3d3 बच गया। ये सारे तो पेयर है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3, इसलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आंसर क्या हुआ? 3।